नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूरियस काल। आज हम जानेंगे कि क्या आने वाले समय में बच्चे माँ के गर्भ से नहीं बल्कि लैब में पैदा होंगे। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां बच्चे माँ के गर्भ में नहीं बल्कि किसी लैब में पैदा होते हैं। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ये अब सिर्फ कल्पना नहीं रह गया है। आज हम इसी चीज की पड़ताल करेंगे कि इंसान के जन्म का भविष्य क्या हो सकता है और ये हकीकत हमारे कितने करीब आ चुकी है। तो सवाल यही है, क्या आने वाले कल में बच्चे लैब्स में पैदा होंगे? और ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। नहीं, ये हमारी इंसानियत, हमारे मूल्यों और हमारे पूरे भविष्य के बारे में है। तो चलिए आज इसी सवाल की गहराइयों में उतरते हैं। ये लाइनें एक बहुत ही मार्मिक तस्वीर दिखाती हैं उस भविष्य की जहां शायद मातृत्व की वो गर्मजोशी, वो एहसास कांच की ठंडी दीवारों में कहीं खो जाएगा। ये पंक्तियां सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम अपनी सबसे बुनियादी मानवीय प्रक्रिया को भी तकनीक के हवाले करने को तैयार हैं? इन फिलोसॉफिकल सवालों के साथ अब जरा उन वैज्ञानिक हकीकतों पर भी नजर डालते हैं जो इस भविष्य को मुमकिन बना रही हैं। मतलब ये सब सिर्फ एक कल्पना है या फिर एक ऐसी हकीकत जो दरवाजे पर दस्तक दे रही है? देखिए, टेस्ट ट्यूब में बच्चे बनाना या बड़ी बड़ी लैब्स, ये सब अब कोई साइंस फिक्शन का हिस्सा नहीं है। ये हमारी आज की हकीकत है। वो सारी टेक्नोलॉजीज जो इस भविष्य को आकार दे सकती हैं, वो आज हमारे बीच मौजूद हैं। इस सब की नींव रखी थी आईवीएफ ने, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये तकनीक जो कभी किसी चमत्कार से कम नहीं मानी जाती थी, अब एक आम प्रक्रिया बन चुकी है। इसने न सिर्फ अनगिनत परिवारों को खुशियां दी हैं, बल्कि इसने इंसानी प्रजनन में टेक्नोलॉजी के दखल का दरवाजा भी खोल दिया है। लेकिन जो असल गेम चेंजर है ना, वो है क्रिस्पर। ये एक कह सकते हैं कि क्रांतिकारी जीन एडिटिंग तकनीक है। ये हमें अपने डीएनए को किसी वर्ड प्रोसेसर की तरह एडिट करने की ताकत देती है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम बीमारियां खत्म कर सकते हैं, बल्कि ये भी है कि हम अपने बच्चों के गुण भी चुन सकते हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिक आर्टिफिशियल गर्भ यानी कृत्रिम कोख बनाने पर काम कर रहे हैं, जिससे गर्भ के बाहर जीवन को विकसित करना संभव हो जाएगा। जानवरों पर तो सफल प्रयोग हो भी चुके हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये हो सकता है, सवाल ये है कि जब ये होगा तो क्या हम इसके लिए तैयार होंगे? अच्छा, इन टेक्नोलॉजीज के असल दुनिया में क्या नतीजे हो सकते हैं? चलिए एक कल्पनाशील कहानी के जरिए सीधे साल 2050 की एक सुबह में चलते हैं और देखते हैं कि वो दुनिया कैसी दिख सकती है। सोचिए, साल है 2050। एक कपल एक बहुत ही चमचमाती हुई लैब में जाता है। वो वहां बच्चा पैदा करने नहीं बल्कि एक बच्चा डिजाइन करने आए हैं। एक एआई सलाहकार उन्हें कई ऑप्शंस दिखाता है और वे सबसे महंगा प्लैटिनम पैकेज चुन लेते हैं। 9 महीने बाद उन्हें एक बच्चा नहीं बल्कि उनकी इच्छाओं के हिसाब से तैयार किया गया एक प्रोडक्ट मिलता है। ये स्लाइड हमें उस भविष्य की एक डरावनी झलक दिखाती है जहां इंसानी जिंदगी को एक सामान की तरह खरीदा बेचा जा सकता है, जहां कोई अपने बच्चे के गुण एक मेनू से चुनता है। तो सवाल ये उठता है कि जब हम परफेक्शन को खरीद सकेंगे तो इंसानियत की क्या कीमत रह जाएगी? और जरा उस बच्चे के बारे में सोचिए जो शायद एक दिन अपने माँ बाप से पूछेगा, क्या मैं आपकी पसंद हूँ या आपका प्रोजेक्ट? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी प्रक्रिया के दिल को चीर कर रख देता है और हमें उस भावनात्मक कीमत की याद दिलाता है जो हमें चुकानी पड़ सकती है। इस नैतिक दुविधा को और गहराई से समझने के लिए चलिए 2 बच्चों की कहानी सुनते हैं। एक जो कुदरत की देन था और दूसरा जिसे डिजाइन किया गया था। तो मिलिए आरव और कबीर से। आरव जो प्राकृतिक रूप से जन्मा था, वो हर चीज धीरे धीरे सीखता था, लेकिन उसका दिल प्यार से लबालब था। दूसरी तरफ था कबीर, जिसे लैब में डिजाइन किया गया था। वो ज़हीन था, सेहतमंद था और हर चीज में परफेक्ट था। एक ने अपनी ताकत भावनाओं को बनाया तो दूसरे ने अपनी बुद्धि को। कई साल गुजरे। कबीर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक का सीईओ बना, लेकिन कामयाबी की उस चोटी पर वो बिल्कुल अकेला था। वहीं दूसरी ओर आरव एक छोटा सा शिक्षक था, पर उसके आसपास प्यार करने वालों का एक पूरा गांव था। और तब एक दिन कबीर खुद से पूछता है, मुझे तो परफेक्ट बनाया गया था, तो फिर मैं ये अधूरापन क्यों महसूस कर रहा हूँ? इस कहानी का सबक बहुत साफ है। इंसान सिर्फ डीएनए का एक कलेक्शन नहीं है। हमें हमारे तजुर्बे, हमारे रिश्ते, हमारी भावनाएं, ये सब मिलकर पूरा करती हैं। परफेक्शन हमारे जीन्स में नहीं बल्कि हमारे दिलों में बसता है। ये कहानी तो हमें व्यक्तिगत स्तर पर सोचने पर मजबूर करती है।
लेकिन इस टेक्नोलॉजी का हमारे समाज पर, पूरे समाज पर क्या असर पड़ेगा? ये स्लाइड एक ऐसे भविष्य की चेतावनी देती है जहां समाज दो हिस्सों में बंट सकता है। एक तरफ प्राकृतिक रूप से जन्मे लोग और दूसरी तरफ जेनेटिकली बेहतर बनाए गए लोग। क्या ये एक नए तरह के भेदभाव को जन्म नहीं देगा? क्या हम एक ऐसी दुनिया बना देंगे जहां कुछ लोगों को जन्म से ही श्रेष्ठ माना जाएगा? और ये हमें एक और भी गहरे नैतिक सवाल की ओर ले जाता है। अगर सिर्फ अमीर लोग ही बेहतर इंसान बना सकते हैं तो बाकी सबका क्या होगा? क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सामाजिक असमानता हमारे डीएनए में ही लिख दी जाएगी? आखिर में ये सब कुछ एक बुनियादी चुनाव पर आकर टिक जाता है। हम किस तरह का भविष्य चुनना चाहते हैं? एक ऐसा भविष्य जो सिर्फ विज्ञान से चले, या एक ऐसा भविष्य जिसे हमारी आत्मा, हमारी इंसानियत रास्ता दिखाए? ये अंतिम कविता हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। विज्ञान को आगे बढ़ाओ, बिल्कुल बढ़ाओ, लेकिन खुद को पीछे मत छोड़ो। भले ही जिंदगी की शुरुआत एक लैब में हो, उसे इंसान बनाना हमारे ही हाथ में है। हमें ये पक्का करना होगा कि प्यार, करुणा और मानवीय मूल्य हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहें। टेक्नोलॉजी तो आएगी ही, वो तय है, लेकिन क्या हमारी इंसानियत का बचना भी तय है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें किसी लैब में नहीं मिलेगा, बल्कि अपने दिलों में खोजना होगा। भविष्य हमारे ही हाथों में है।